महानूर वापस आ जाओ, क्यों इतनी अजियत मुझे और ख़ुद को दे रही हो? वलीद शाह ने खुद से कहा था। रात के उस पहर वो नींद से जागा क्योंकि उसने बुरा ख्वाब देखा था महानूर को लेकर। तुमने ही तो उस पर अपने दिल के दरवाजे बंद किए थे वलीद शाह। अंदर से आवाज़ आई तो वो तड़प उठा। प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरे दिल के दरवाजे मेरी मौत के बाद ही बंद होंगे तुम्हारे लिए महानूर। मेरा इश्क को तुम महानूर, वलीद शाह ने कहा तो उसकी आंखें नम हुई थी उसको याद करके। वही इश्क जिसको ममनू कर गई थी तुम, उसकी बहन को इस्तेमाल ना करते तुम। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। अंदर की आवाज़ पर वो शदीद बेचैन हुआ। हाँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ वापस आ जाओ। वलीद शाह मर्द होकर रो पड़ा था उस लम्हे। बेटा, ये सब ठीक नहीं है जो तुम कर रही हो। एक बाप ने प्यार से समझाया था अपनी बेटी को। बाबा, क्या नेहा के साथ जो हुआ वो ठीक था? सुमन ने पूछा। जो कुछ होना था हो गया, पर तुम्हें लेकर कुछ सुनना मुझे तकलीफ देता है। तुम मेरा फख्र हो, बेटी नहीं बेटा हो तुम मेरा। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते कहा। अपने माँ बाप की बेबसी का उसे अच्छी तरह एहसास था। तो फिर बाबा यकीन रखें अपनी इस बेटी पर, आपकी तरबियत पर वो आंच नहीं आने देगी। पर इन दोगले लोगों को इनके बदसूरत रवैयों का एहसास दिला कर रहूँगी मैं, ये मेरा वादा है आपसे। वो भी एक अज़्म से बोली तो वो दोनों उसे देखते रह गए। जानते थे वो अपने कहे से नहीं हटेगी। उसकी ज़िद से अच्छी तरह वाकिफ़ थे दोनों। जो लड़की अपनी बहन और उसके बच्चों के लिए अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत डॉक्टर हसन को कुर्बान कर गई, उससे कुछ बईद ना था। वो कुछ भी कर सकती थी, उसके हौसले मजबूत थे। कुछ देर के बाद वो उनको तसल्ली दे रवाना कर चुकी थी। बज़ाहिर खामोश थी पर अंदर से वो ज़ब्त कर रही थी। उसे शदीद नागवार गुजरा था अपनी सास और शोहर का रवैया, पर चुप सिर्फ अपने माँ बाप की तरबियत की वजह से थी। वो समीर को कोर्ट में सुलाकर दोनों बच्चियों को सुला अपने रूम में आई तो उसका जहन काफ़ी फिक्रों से घिरा था। क्या सोच रही हो? अजलान शाह ने पूछा तो वो चौंक कर ख्यालों से बाहर आई। आपसे मतलब? उसके नर्म लहजे पर वो तड़क कर बोली। अब तो सारे मतलब ही तुमसे निकलते हैं मेरे। अजलान शाह का लहजा अभी भी नर्म था, जबकि वो बेजार तासुर लिए बैठी थी। कितनी मर्तबा कहूँ मुझसे इस तरह की गुफ्तगू करने से परहेज़ किया करें। अब के वो ज़रा गुस्से से आंखें दिखाते बोली। और तुम्हें मैं किस तरह समझाऊं कि बात अधूरी रह गई। सुमन के नागवार अंदाज की वजह से वो उसे इग्नोर करके जाने लगी कि उसी लम्हे वो उसकी कलाई थाम कर बोला। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम चलना है क्या? वो बेजारियत से बोली और उसे शर्मिंदा करना चाहा, पर वो इंतहाई ढिठाई से बोला, मखमूर लहजा लिए हुए। लेकर चलो तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मकसद तुम्हारा साथ मकसूद है मेरी। उसका मीटर घुमा था पर लम्हे में संभल कर बोली। अच्छा, तो फिर कब लेकर जा रहे हैं अपने साथ अपने बंगले पर? मैं और बच्चे वहीं रहेंगे जहां आप होंगे। क्या मतलब? वो बोला उसे अपने करीब करके। वो जब्त किए हुए थी, कमर पर हाथ रखता उसकी पीठ अपने साथ लगाकर बोला था। मतलब साफ है, अगर साथ मकसूद है तो इस बार हमें साथ लेकर चलें अपने साथ। बच्चों के स्कूल का मसला होगा। अब तो तानी के भी एडमिशन होने का वक्त है। अपनी बात करके वो उसकी तरफ झुका तो वो जल्दी से बोली, तो बस ठीक है। तो ठीक है ना, नीनू और तानी दोनों का इकट्ठे ही एक नए स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। प्रॉब्लम होगी यार। उसकी मज़ाहमत ना पाकर अब उसने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। आपके एसएसपी होने का क्या फ़ायदा फिर? वो चटक कर बोली और उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उसे ज़ोर से धक्का दिया जिससे वो बुरी तरह लड़खड़ाया, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह कोई हरकत करेगी। अब छोड़े मेरी जान, वॉशरूम जाना है मुझे। सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे, किसी काम के नहीं आप। फिर इससे पहले कि वो उसे रोकता और उसकी उस हरकत के बाज पुरस करता, वो उसकी पहुंच से दूर हुई। इससे पहले वो उसे रोकता, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके वो अंदर घुस चुकी थी। वो उसे तपाने का कोई मौका जाने नहीं देती थी हाथ से। वो सुलग कर रह गया। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी वो ना आई। उसका सारा मूड गारत कर गई थी वो मुसलसल सिसक रही थी, अपने तबाह हो जाने का मातम कर रही थी। निमरा खान बेजार होकर उसे देखती रही, तसल्ली देकर थक चुकी थी, पर महानूर का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। झूठ मूठ के आंसू बहा चुकी थी, पर फिर भी महानूर को सुकून नहीं आया था। मुझे यहाँ से दूर ले चले मॉम, मैं नहीं कर सकती ये सब, मैं नहीं बनी इस शोबिस के लिए। वो सिसकते हुए बोली। महानूर, अब ये मुमकिन नहीं है मेरी जान, ये दुनिया ऐसी ही है, समझने की कोशिश करो। उन्होंने उसे समझाया। मेरा मोबाइल दे, मैं वलीद से बात करूंगी, वो निकाल लेगा मुझे इस सब से, मुझे यकीन है। महानूर ने कहा।
निमरा खान के अब सही मायनों में होश उड़े थे। उनका बना बनाया खेल तबाह होते नहीं देख सकती थी वो। उनका करियर लगभग ख़त्म हो चुका था, जिसका शानदार इख्तिताम महानूर से मंसूब था। जिन अयाशियों की वो आदी थी, वो सब महानूर की सूरत में पूरी होनी थी। अब इस तरह उसका ये फैसला सब तबाह कर देता। पागल हो गई हो? जो उसने तुम्हारे साथ किया है, उसके बाद भी उसी से मदद लोगी? और वो ये सब सुनने के बाद मदद करेगा? मुझे तो नहीं लगता। तो सुन लो, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो तुम्हारी मदद करेगा। निमरा खान ने कहा, ना करे मेरी मदद, नहीं है मुझे किसी से उम्मीद, पर अपनी तसल्ली के लिए मैं ज़रूर करूँगी ऐसा। एक कोशिश मैं ज़रूर करूँगी, महानूर आज़म से बोली, और वो उसे देखती रह गई। प्लीज़ जल्दी लेकर आएँ। वो अपनी टांगों में शदीद दर्द महसूस कर रही थी उस वक्त, वरना खुद जाकर ढूंढती। अच्छा ठीक है, अब पानी तो पियो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। वो उनके कहने पर पानी पीने लगी। जो ठीक लगे वो करो, बस रोना बंद करो, वो लहजे में प्यार समोए बोली। निमरा खान ढूंढने के लिए गई। वो कुछ देर अपने हवास बरकरार रख पाई और डबडबाती आंखें भारी होने लगी। कुछ लम्हे हवास बरकरार रखने के बाद वो फिर से नींद की वादियों में उतर गई, क्योंकि नींद की गोलियां अपना असर दिखा रही थी। बहुत आराम कर लिया, उठो, दुबई के लिए निकलना है, मॉडलिंग शूट है तुम्हारा। इस आवाज़ पर वो तड़प कर उठ बैठी। ये आवाज़ तो भूलने वाली नहीं थी। इस आवाज़ ने ही उसका सकून गारद किया था। मॉम, मेरी मॉम कहाँ है? वो जल्दी से बोली। वो मेरे आदमियों के कब्जे में है, समझी? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही हो। वो गुस्से से उसका चेहरा दबोच कर बोला था। प्लीज़ मेरी माँ के साथ कुछ मत करना। वो दुख और बेबसी से बोली। अगर वाकई माँ की सलामती चाहती हो ना, चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूँ। मैं तुमको सुपरस्टार बनाना चाहता हूँ, और तुम बेवकूफ़ दुख लिए बैठी हो गोद में अपनी। बेवकूफ़ लड़की हो तुम, दुनिया कुछ नहीं जानती। क्यों तमाशा लगा रही हो अपना तुम? जब एक बार सुपरस्टार बन जाओगी ना, ये सब भूल जाओगी। ये सब तो सीढ़ियाँ हैं उस मंजिल तक पहुँचने की, समझी? वक्त बर्बाद मत करो इस मातम में। जो कह रहा हूँ वो करो, फिर देखो कहाँ पहुँचती हो तुम। वो अपनी कहे जा रहा था, जबकि महानूर अपनी बर्बादी देख रही थी। उसने मंजिलों को सोचना छोड़कर खुद को हालात के धारे पर छोड़ने का फैसला किया, और एक बात अपने दिमाग में अभी से बिठा दो, अब वापसी मुमकिन नहीं। बेहतर है समझौता कर लो इन हालात से। वो अपनी अकड़ में बोला, और वो बेबसी से बस उसे देखती रह गई। वो उसके साथ आज डॉक्टर हसन के पास आई थी समीर को दिखाने, क्योंकि आज उसका फॉलोअप चेकअप था। उसके क्लिनिक को देखकर दिल को खुशी हुई थी उसे कि वो कितना कामयाब हो गया था। अजलान शाह ने जैसे ही अपना इंट्रो करवाया, रिसेप्शन पर उसे नेक्स्ट नंबर भेजने का कहा था रिसेप्शनिस्ट ने। वो उसे और समीर को बिठाकर खुद अभी खड़ा ही था कि उसके मोबाइल पर डीआईजी की कॉल देख फिक्रमंद हुआ। ज़रूरी कॉल है, इग्नोर नहीं कर सकता। वो तिल मिलाई उसके यूं कहने पर। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, वो बाहर निकला और कॉल रिसीव कर ली। या खुदा, क्या करूं? अंदर वो अकेले जाना नहीं चाहती थी। उसने अभी यही सोचा कि उसी लम्हे कंपाउंडर ने कहा, मैम चलें, आपका नंबर है। अब के लाचार होकर उसे उठना ही पड़ा। उसने उस रूम में कदम रखे। उसे अकेला देखकर उसके चेहरे की रौनक वाजे हुई थी। आज खुदा से तुमको मांग लेता तो अच्छा होता। मैंने मांगा भी तो क्या, मैंने सिर्फ चंद लम्हे तन्हाई के मांगे कि तुम अपने शोहर के बगैर रहो, जो शराब कर सकूं अपनी आंखों को तुम्हारे दीदार से। देखो, अल्लाह ने मेरी सुन भी ली। प्लीज़ हसन, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अजलान शाह मेरा शोहर है, प्लीज़ मुझे रुसवा ना करना। शुक्र है उसने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम जानते नहीं वो किस किस्म का मर्द है। वो बेबसी से बोली, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ यूं राब्ते ख़त्म ना करो, कुछ सिलसिला तो रहने दो। वो तड़प कर बोला था। उसके लहजे में इल्तजा थी, आंखों से मिन्नत करता वो सुमन को तकलीफ दे हालत में लगा था बहुत। वो जानती थी वो टूट कर बिखरा है। उस दिन के बाद से उसकी आंखें भी नम हुई थी उसके हाल का सोचकर। हसन प्लीज़, मेरा शोर यहीं पर है, किसी भी लम्हे यहाँ आ सकता। खुदारा, मुझे और अपनी मोहब्बत को रुसवा करके क्या हासिल होगा तुम्हें? बेहतर यही होगा कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और हकीकत को तस्लीम कर लो। मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया अपनी ज़िंदगी में। जो तुम्हें बेहतर लगता है वो तुम करो, प्लीज़ आगे बढ़ो। वो जल्दी जल्दी मिन्नत समाजत भरे लहजे में बोली। सुमन को दुख था उसके लिए, जिसने हमेशा उसका मान रखा था। वो महबूब मंगेतर बाद में पहले उसका अच्छा दोस्त और कज़न था। क्या ये अहमियत थी मेरी मोहब्बत की तुम्हारी नज़र में, जो तुमने अपनी बहन के बच्चों को मुझ पर फोकियत दी? वो तड़प कर बोला।
मुझे माफ़ कर दो। सुमन बेबसी से बोली थी। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती या हसन कोई जवाब देता, अजलान शाह कमरे में दाखिल हुआ। दोनों की उड़ी रंगत देखकर उसने पूछा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? उसके लहजे में फिक्र थी। नो नो, एवरीथिंग इज फाइन, वो संभल कर बोला, और वो अपनी आंखों की नमी छुपाकर जब्त करती रही खुद पर। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो सुमन को देखते बोला, मैं ठीक हूँ। हसन सोनू का चेकअप करने लगा और खुद पर काबू पाने लगा। फिक्र में अजलान शाह ने अपना हाथ सुमन के कंधे पर रखा। डॉक्टर हसन को शदीद बुरा महसूस हुआ, पर अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हो रहा था उसे। कुछ लम्हों बाद दवाई की पर्ची उनको देकर हसन अपनी कुर्सी पर बैठा और समन ने सोनू को उठा लिया। अजलान शाह उसे खुद से लगाए हसन के कमरे से बाहर निकला। हसन का जब्त यहीं तक का था। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर सारा सामान बिखेर दिया। फ़ोन पर रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, ओपीडी बंद कर दो, किसी मरीज को अंदर मत भेजना। ऑटोमेटिक लॉक से रूम लॉक करके अपना सर मेज़ पर रख लिया उसने। अपने अंदर का दर्द दबाने की कोशिश करने लगा। जब्त के बावजूद चंद आंसू टूटकर बेबसी में गिरे थे। अजलान शाह बगौर उसी को देख रहा था जिसकी आंखें नम थी, जो बेदर्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। अल्लाह तुमको सब्र दे हसन, हो सके तो मुझे माफ़ करना, मैं मजबूर थी, सच में मजबूर थी, मेरा यकीन करना। सुमन ना चाहते हुए भी आंखें झलका गई थी, बेदर्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। उसी लम्हे अजलान शाह ने टिश्यूज़ की तरफ बढ़ाया। प्लीज़ इन आंखों पर इतना जुल्म मत करो, काश गाड़ी ना चला रहा होता और ना इतना रश होता तो रास्ते में ये आंसू अपने लबों से चुन लेता। वो नर्म लहजे में बोला। इतना शिद्दत से गुस्सा आया उसे, समन को दांत पीस कर बोली। उसे इतना शिद्दत से गुस्सा आया था, वो दांत पीस कर बोली, प्लीज़ मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं। अच्छा, पर मैं तो सीरियस हूँ, वो शाने बेनियाजी से बोला। खुदारा चुप करे, ऑलरेडी मैं परेशान हूँ। सुमन कुर्ब से बोली, किस लिए? सोनू तो ठीक है अब, वो तसल्ली आमेज लहजे में बोला। शुक्र है अल्लाह का कि सोनू ठीक है, वो उसी अंदाज में बोली जैसे वाकई वो उसके लिए परेशान हो। तुमने बताया नहीं कि किस बात पर परेशान हो? अजलान शाह ने दोबारा पूछा। आपके पुलिस स्टेशन की कैदी नहीं हूँ जो इस तरह तफ्तीश कर रहे हैं, अपने काम से काम रखें। वो तड़क कर बोली, बेहतर होगा तमीज़ का दायरा क्रॉस मत करो, तुम्हें तो खूब सीधा करना जानता हूँ मैं। अब के अजलान शाह गुस्से को जब्त करते बोला। सुमन चुप होकर दूसरी तरफ देखने लगी और वो खामोशी से ड्राइव करने लगा। रात भी वो बच्चों के साथ जुड़कर सो गई थी और अजलान शाह जो कुछ इरादे रखता था ये सब देखकर चुपचाप चला गया। वो जिस तरह दोनों बच्चों से जुड़ी सो रही थी उस हिसाब से उनके बीच से उसे उठाना रिस्की था। वो अपने जज्बात पर काबू पाता चला गया। उस लम्हे शिद्दत से उसे नेहा याद आई, जो उसके हुक्म के मुताबिक रात में हमेशा उसके हिसाब से खुद को सजा संवार कर रखती। फिर अजलान शाह की मर्जी उसे पहलू में जगह दे या कमरे से बाहर निकाल दे, ये मर्जी सरासर उसके खुद की हुआ करती थी। चाहे कुछ भी हो जाता, वो उसके मखसूस भुलावे पर उस पर निछावर होती, उसे मगरूर कर देती। वो जिस तरह चाहता वैसा रवैया रखता और वो उफ तक ना करती। जाने क्यों आज उस मासूम की याद शिद्दत से आई थी अजलान शाह को। ये कुछ लम्हों का एहसास था। अगले लम्हे उसने सोच लिया कि कल से सुमन को मुकम्मल बीवी की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर देगा। ये फैसला करते वो पुरसकून होकर सो गया। वो मॉडलिंग की शूट करवा रही थी, जो काफ़ी बोल्ड सा था, पर वो जिस तरह का हुक्म देते जा रहे थे वो फॉलो कर रही थी। ये साद मलिक की कंपनी का फ़ोटोशूट था। साद मलिक बोल्ड काम के लिए ही पहचाना जाता था। उस वक्त भी वो टॉप और स्कर्ट में थी। खुला गला उसकी खूबसूरती को और वाजे कर रहा था। साद मलिक ने उसे बुलाया तो वो उसके पास आन बैठी। उसे फ़ोटोज़ दिखाता वो उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रहा था। वैसे भी वो अपनी कंपनी के साथ उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा चुका था। अब मॉडलिंग हो, फिल्म या ड्रामा या कहीं अपीयरेंस, सब साद मलिक ही डील कर रहा था और उसे फॉलो करवाना उसके सेक्रेटरी का काम था। वो तो बस उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। 3 महीने से उसके साथ थी। इस दौरान वो कम ही माँ से मिल पाई। बकौल साथ के वो 1 हफ्ते बाद उसकी माँ को आज़ाद कर चुका था। वो जो ये समझ रही थी कि उसकी माँ मुसीबत में, असल बात से वो बेखबर थी। नहीं जानती थी कि उसकी माँ उन दिनों एक सियासतदान की रातें रंगीन कर रही थी, जो तुर्की के दौरे पर गया था। इन 7 दिनों में 7 मुकम्मल उसे ग्रूम कर चुका था। दिन में शूटिंग और रात में ड्रिंक करवा के वो कभी उसके साथ खुद तो कभी किसी एक्टर के साथ भेज देता। अब उसने इनकार करना छोड़ दिया था। 2 हफ्तों बाद उसकी माँ उससे मिली और कितनी देर उसे प्यार करती रही। वो उनको ठीक देखकर मुतमईन हुई, जबकि वो महानूर को स्लीवलेस टॉप में मलबूस साथ स्कर्ट पहने देख रिलैक्स हुई। उसे अपनी बेटी इस दुनिया का हिस्सा लगने लगी थी। अब वो मुतमईन हुई थी साथ की प्लानिंग से। घर चलोगी? माँ ने पूछा।
नहीं मॉम, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ साद मलिक की कंपनी का। सो फिलहाल 2 महीनों के बाद 15 दिन का ऑफ मिलेगा। फिलहाल 3 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, बहुत मसरूफियत है। माँ नूर ने कहा, शाबाश मेरी बेटी, मैं खुश हूँ कि अब तुम इस फील्ड को समझ कर इसका हिस्सा बन रही हो। निमरा खान ने फखरिया अंदाज में कहा, जी मॉम, कीचड़ में उतरने के बाद दामन की सफाई का ख्याल रखना बेवकूफ़ी ही है। महानूर ने अफसोस से कहा, कैसी माँ थी जिसे बेटी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। उसके अंदर की सिसक वो सुनने से कासिर थी। इससे पहले वो कुछ कहती, मुराद ने बुलाया उनके शॉट के लिए। निमरा खान उसे देखती रह गई। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप दुरुस्त कर रहा था, जबकि दूसरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर उसका टॉप की गले की गहराई सेट कर रहा था ताकि उसका हुस्न और नुमाया हो। सारे ऑर्डर्स देता डायरेक्टर जैद हाशमी। वो रिलैक्स खड़ी उन दोनों के बीच हाशमी से बात कर रही थी, जो उस दौरान 2-3 दफ़ा उसके टॉप के साथ साथ जिस्म के नाजुक हिस्सों को भी टच कर चुका था। पर वो नॉर्मल खड़ी थी और ये बात निमरा खान के लिए सुकून की थी कि वो इन चीज़ों को कैजुअली ले रही थी। और जब रात में दोनों माँ बेटी बैठी खाने के बाद होटल के रूम में, तो निमरा ने उसे बताया कि उसकी नेक्स्ट फिल्म के बारे में। उस लम्हे महानूर का फ़ोन रिंग हुआ। साद मलिक का नंबर देखकर इस लम्हे को उसे सांप सूंघा, क्योंकि माँ के सामने उसका हुक्म बजा लेना मुश्किल लगा उसे। पर जानती थी, अगर फ़ोन ना उठाया तो वो खुद आ जाता और उसे ले जाता। इसलिए बेहतर था वो उसकी कॉल उठा ले। हेलो बोलते ही वो बोला, जैद हाशमी, रूम नंबर 302 में तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी आओ। उसका लहजा हुक्मिया था। साद बताया था ना मॉम है, बस आज एक रात का कहा था। वो बेबसी से बात मुकम्मल ना कर पाई। उसके लहजे में इल्तजा थी। कल मामा ने चले जाना है, फिर जो कहेंगे आप वो। महानूर ने आहिस्ता से कहा, पागल हो क्या? वो आज रात ही यहाँ है, कल जाना है उसने थाईलैंड। अभी 3 मॉडलिंग कंसाइनमेंट्स हैं उसके पास जो मुझे चाहिए, समझी? जाओ और खुलकर उसे रिलैक्स करो। उसका लहजा तेज़ और हुक्मिया था। वो जब्त करने लगी खुद पर, चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। तुम ना आई तो मैं खुद लेने आ जाऊंगा, जानती हो ना मुझे, उसने धमकी दी। ओके जाती हूँ, वो जब्त से बोली। वो जो माँ को सोचकर वो जो माँ का सोचकर मुड़ी और कुछ बहाना बनाने का सोचती, लफ्ज़ जोड़ती, उससे पहले ही उसने उन्हें आवाज़ दी, मॉम। वो निमरा खान उसका भरम रखने के लिए आंखें मूंद गई। उसने एक बार फिर आवाज़ दी। कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वो शुक्र करती उठी कि उसे कुछ कहना नहीं पड़ा। 10 मिनट में ड्रेस चेंज करके खुद पर स्प्रे करती, एक नज़र शीशे में खुद की तैयारी देखी। ब्लैक वन पीस जो स्लीवलेस और घुटनों से थोड़ा नीचे था, वो ड्रेस उसकी खूबसूरती और वाजे कर रहा था। रेड लिपस्टिक ही काफ़ी थी उसके हुस्न को उजागर करने को। वो एक बार फिर माँ को देखती कमरे से निकल गई। उसकी माँ ने आंखें खोली और शुक्र किया कि वो चली गई, क्योंकि उसे कमाल खान के पास जाना था, जिसे थोड़ा वेट करने का कहकर आई थी वो। अब मुतमईन होकर वो भी तैयार होने लगी। आज भी उनकी बेबाकी ने उनको जवान रखा था, और इस जवानी को बरकरार रखा था उन ड्रग्स ने, जिनके इस्तेमाल ने उनका बढ़ा हुआ बुढ़ापा कंट्रोल में रखा हुआ था। 50 की उम्र में वो 35 साल हीरोइंस जैसा जज्बा रखती थी। अगले दिन वो चली गई, जबकि महानूर को अभी कई दिन लगने थे यहाँ। हर दूसरी रात वो क्लब ज़रूर जाती, साथ के साथ ये उसका हुक्म था। वहाँ बड़े लोगों के साथ डांस करना पड़ता एक्ट्रेसेस को। इस माहौल में आकर उसने जाना कि कितनी हीरोइंस हैं जो दिन के उजाले में पारसा बनी रहती हैं, उनका असल मकरू चेहरा कैसा है। वो सब खुशी से कर रही थी ये सब। मॉर्निंग शो पर सर पर दुपट्टा जमाए बैठी लड़की हीरोइन रात की तारीकी में आधे से कम लिबास में मलबूस मर्दों की बाहों का हार बनी फिरती थी, बेहिसाब ड्रिंक करते हुए। वो दुख और अफसोस से सब देखती रही। शुरू में कितने दिन दुखी रही थी वो, आखिर वो भी इस हराम जाम को पीते उन जैसी बनने लगी। साद मलिक दिन हो या रात उसको अपने रूम में बुलाता और वो चली जाती। अब दिनों और रातों का हिसाब छोड़ दिया था उसने। वैसे भी साद जैसा माहिर खिलाड़ी जब से ये समझ गया था कि उसके अंदर की शर्म झिझक दूर कर चुका है, तो वो अब उसे कम बुलाने लगा, क्योंकि ये लोग इसी तरह शुरुआत में दिन रात एक करके उनके अंदर का एहसास मारते थे, ज़मीर बेआवाज़ कर देते। वो मुर्दा हो गया था, अब सिर्फ बेशर्मी और बेबाकी रह गई। यही लेकर उनको चलना था इस फील्ड में। वो रात को उसके साथ थी जब साद ने कहा, नेक्स्ट वीक कैलेंडर शूट है तुम्हारा। व्हाट? मुझे वो नहीं करना। वो बेइंतहा बोल्ड है। वो जल्दी से बोली, यार डिमांड है तुम्हारी, तुम्हें ही करना है। हमारी कंपनी तुम्हें और 2 हीरोइंस को शाइन कर चुकी है, समझी तुम? जानती हूँ, अब करना ही पड़ेगा, महानूर यासियत से बोली। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल।